नमस्कार एवं स्वागत है आप लोगों का यूकेपीडिया में फिर से। जैसा हम लोगों ने वादा किया था सुबह कि आज प्रजामंडल टिहरी में जन विद्रोह, श्रीदेव सुमन और टिहरी रियासत का के खात्मा या टिहरी रियासत के अंतिम दौर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं पर सबसे पहले प्रजामंडल के गठन को पढ़ेंगे, फिर जन विद्रोह को पढ़ेंगे। जैसा हमारा आयोग पोस्ट क्वेश्चन करता है कि टिहरी रियासत का वह शासक जो जिसके समय से जन विद्रोह के दौर शुरू या जन विद्रोह शुरू हुई है, तो नरेंद्र शाह का समय है। तो जन विद्रोह हम लोग, हालांकि मैं पीछे 1911-12 से लेकर के जन विद्रोह शुरू नहीं करूँगा, बल्कि अंतिम समय 1942 के बाद के जन विद्रोह की बात करेंगे, क्योंकि हम श्रीदेव सुमन वाला फेज़ लेकर के चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और फिर देखेंगे टिहरी रियासत के खात्मे के समय किस प्रकार से जो है संविधान सभा वगैरह का सृजन हुआ और किस तरीके से उसने काम करना शुरू किया, उसी को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। नो डाउट आप लोगों ने कई बार ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, पर आज जो पढ़ेंगे आप लोग, थोड़ा सा उसमें कुछ नया ज़रूर आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो जैसे अगर लाइक इस तब करिएगा जब आपको पसंद आ रही हो। वीडियो लाइक करने का आप लोगों का मुद्दा है। अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो तो शेयर करिए और अन्य लोगों को भी जो है दिखाइए। और आगे भविष्य में आने वाले वीडियो से जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। ये पूर्णतः आपके विवेक पर निर्भर है। बात करें देखिए प्रजामंडल की, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रजामंडल को ही, प्रजामंडल के सृजन को ही। प्रजामंडल का सृजन जैसे ही होगा, प्रजामंडल के सृजन के जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, प्रजामंडल के सृजन के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका श्रीदेव सुमन को। तो सबसे पहले जो शुरुआत हमारी होनी है वो होनी है प्रजामंडल को लेकर के या प्रजामंडल के गठन को लेकर के। तो बात करें देखिए प्रजामंडल का गठन जो हुआ था, पहले तो आप लोगों को जानना चाहिए प्रजामंडल है क्या। प्रजामंडल बेसिकली उन लोकतंत्र समर्थकों का एक संगठन है जो ये मानते हैं या जो ये मानकर चल रहे हैं कि हमें एक जो राजशाही है या राजसी तंत्र है, जो राजशाही है, उसके इतर हम लोगों ने अपना प्रजा का तंत्र शुरू करना चाहिए, प्रजातंत्र जो है शुरू होना चाहिए। उसको लेकर प्रजामंडल का गठन हुआ। बेसिकली एक प्रजामंडल की बात करूं, देखिए मैं उत्तराखंड में आऊँ उससे पहले आप लोगों को बताऊं प्रजामंडल की जो शुरुआत हुई ना, सबसे पहला जो प्रजामंडल गठित किया गया था 1930-31 में राजस्थान में जो है प्रजामंडल का सृजन हुआ। और वहीं से हम लोग ये पूरा का पूरा लेकर के चल रहे हैं, वहीं से पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के चलेंगे। हालांकि मैं वहाँ उसके इतिहास पे चर्चा नहीं करूँगा, केवल ये इतना बता देना काफ़ी है कि प्रजामंडल की ऐतिहासिक जो शुरुआत है ना वो वहीं से हुई थी, राजस्थान से ही हुई है। अब क्योंकि देसी रियासतों का सबसे बड़ा जमावड़ा भी वहाँ है, इसलिए जो है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो बात करें हम देखिए प्रजामंडल की, तो प्रजामंडल का गठन जो हुआ था ना 23 जनवरी 1939 को जो है प्रजामंडल का गठन हुआ था। देहरादून में श्यामचंद नेगी जी के घर में हुआ था। श्यामचंद नेगी जी पेशे से एक पत्रकार थे, जो यहाँ घोसी गली में, घंटाघर के पीछे वाली गली जो है घोसी गली जो आपका पलटन की तरफ लगी हुई है, तो घोसी गली में किराए के मकान में या किराए के कमरे में रहते थे। उसी कमरे में इन लोगों ने मंत्रणा करी कि जो है हमारे यहाँ भी जो है एक प्रजामंडल का गठन होना चाहिए, और नाम दिया गया टिहरी राज्य प्रजामंडल। इसके गठन में देख लीजिए, अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, उस समय देहरादून में वकालत करते थे वकील जो थे बैरिस्टर गोविंद राम भट्ट को जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो है अध्यक्ष बनाया गया। सचिव बनाए गए श्रीदेव सुमन को, मंत्री बनाया गया शंकर दत्त डोभाल को, और प्रचार मंत्री बनाया गया श्यामचंद नेगी को, उपाध्यक्ष बनाया गया मास्टर राम स्वरूप को, और कोषाध्यक्ष बनाया गया तेजराम भट्ट को। इन लोगों के द्वारा जो है एक तरीके से, हालांकि श्रीदेव सुमन की प्रेजेंस यहाँ पर थी या नहीं, इस पर बहुत सारी बहस होती है। प्रेजेंस भले ही न रही हो, पर इनको जो है ऑलरेडी सचिव का पद दे दिया गया था। और क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर हमारा जो अंतिम समय का टिहरी रियासत की बात करें ना, तो 3 हिस्सों में हमारा जो, क्योंकि टिहरी रियासत के खिलाफ जो आंदोलन चला है प्रजामंडल का विशेष तौर पर, वो 3 हिस्सों में बट रहा है, 3 बड़े नेतृत्वकर्ताओं के तौर पर बटेगा। एक आपका श्रीदेव सुमन जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा परिपूर्णानंद पैन्युली जिसे हम लोग आज स्किप कर देंगे, जिसे हम लोगों ने बिल्कुल नहीं देखना, तीसरा नागेंद्र सकलानी और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का जो हिस्सा है, नागेंद्र सकलानी को लेंगे, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को स्किप करते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं देखिए सबसे पहले श्रीदेव सुमन की। तो श्रीदेव सुमन की जब बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि श्रीदेव सुमन का जो जन्म हुआ था वो 1916 12 मई को जौल गांव बमुनपट्टी टिहरी में जो है इनका जन्म हुआ था। अब आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए
कि सिरदेव सुमन का जन्म जो है 1915, बहुत सारी पुस्तकों में जो है 1915 लिखा गया है, नो डाउट। उसका कारण है, देखिए जैसे मैंने जब ये रेफरेंस के तौर पर इस पुस्तक को यूज़ किया था, इस पुस्तक का शीर्षक जो है वो है गढ़वाल मंडल की जानी मानी दिवंगत विभूतियाँ। बहुत पुरानी पुस्तक है, भाग 2 इसका ये है आपका, और ये कुंवर सिंह नेगी कर्मठ के द्वारा जो है ये पुस्तक निकाली गई थी। ये बेसिकली समर्पित ही जो है सिरदेव सुमन को समर्पित की गई पुस्तक है पूरी तरीके से। और इसमें जो इनका सन लिखा है, जन्म की तिथि लिखी गई है, वो 12 मई 1915 लिखी गई है। अब 12 मई 1915 है या 1916 है, इस बहस को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। दरअसल उस समय क्या था कि अधिकतर जो टिहरी के लोग थे, अपने बच्चों को अर्ली जो है आर्मी में एक्सेस करने के लिए वो क्या करते थे, उनकी उम्र बढ़ा दिया करते थे। तो कई जगह उन्हें 1915 में जन्म, यानी कि 1 साल उनकी आयु बढ़ाई गई। उसका कारण जो है यही था। हालांकि उनका जन्म 12 मई 1916 को ही हुआ था। इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क नीचे दिए गए हैं। बात करें, देखिए इनका मूल नाम था श्रीदत्त बड़ौनी। श्रीदत्त बड़ौनी इनका जो है मूल नाम हुआ करता था। और बात करें, देखिए मैं इनके एक और फेज को मैं लेकर के नहीं चलूँगा, जिसमें गणदेश सेवा संघ, हिमालयन सेवा संघ जो जुड़ता है, वो न लेकर के मैं थोड़ा सा साहित्यिक और जो है एक तरीके से हम बोलें कि साहित्यिक और जो इनके आंदोलन टिहरी रियासत के खिलाफ में था, उसकी तरफ मैं ज़्यादा रुझान करते हुए चल रहा हूँ। बात करें 1937 में इन्होंने सिरदेव सुमन के द्वारा सुमन सौरभ नामक एक कविता संग्रह का जो है प्रकाशन किया था। 1937 में ही ये हिंदी साहित्य सम्मेलन जो श्रीनगर में आयोजित हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो शिमला में आयोजित हुआ था, उसमें जो है इन्होंने हिस्सा लिया था। और 1938 श्रीनगर में जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, ऐतिहासिक राजनीतिक सम्मेलन जो कि गढ़वाल की एकता को लेकर के था, उसमें जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित के सामने इन्होंने एक बात कही थी कि देखिए ये अपनी इस क्षेत्र की एकता, गढ़वाल की एकता को लेकर के कितना सजग थे। ये कहते हैं कि यदि गंगा हमारी माँ होकर भी हमें आपस में मिलाने की बजाय 2 हिस्सों में बांटती हैं, तो हम गंगा को भी पाट देंगे, यानी कि गंगा को भी हम मानने से इनकार कर देंगे यदि हमें गढ़वाल के एकीकरण में किसी प्रकार की बाधा गंगा की वजह से पहुँचती है। तो फिर देखिए फरवरी 1939, मैं इनका पहले ही बता दिया कि हिमालयन सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ की तरफ नहीं गया हूँ। और फरवरी 1939 में लुधियाना में जो है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, याद रखिएगा एक चीज़ आप लोगों को मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी राज्य लोक परिषद की बात होगी ना, तो लोक परिषद की बात होगी तो वो एक तरीके से प्रजामंडल का ही स्वरूप है। ये इसी के मेंबर जो है थे बेसिकली कहा जाए तो, और ये चाहते थे कि जो है हर जगह लोक परिषद, तो कई बार आपको लोक परिषद शब्द जहाँ पर देखने को मिलेगा ना, तो वो प्रजामंडल का ही दूसरा नाम है। हमारे यहाँ लोक परिषद का नाम कर दिया गया था टिहरी राज्य प्रजामंडल, जबकि टिहरी के राजा ने बाद में, जब आप लोग देखेंगे संविधान सभा के चुनाव के समय, तो टिहरी राजा के जो समर्थक थे उन्होंने पार्टी का नाम ही लोक परिषद रख दिया था। वो खैर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। बात करें, देखिए नेहरू की अध्यक्षता में जो फरवरी 1939 में लुधियाना में एक अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो है सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इन्होंने भाग लिया। 1939 में ही इन्होंने हिंदू नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र था उसका संपादन किया। 1939 में इन्होंने लैंसडाउन से कर्मभूमि का संपादन किया, और अप्रैल 1940 में ये रामगढ़ कांग्रेस में इन्होंने हिस्सा लिया। और देखिए इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध रचना है अंतरात्मा की आवाज़, इनकी जो है प्रमुख रचनाओं में से एक है। इनकी पत्नी, जिनका नाम पिछले दिनों कहीं पूछा गया था, याद होगा पिछले किसी पेपर में पूछा गया था, इनकी पत्नी विनय लक्ष्मी या डब्बी जो है, इनकी मृत्यु के बाद 2 बार विधायक रही। इनका एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र रोल हमारे यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के हैं, खैर उसे हम लोग नहीं देख रहे, बल्कि इनका ये कोटेशन जो था, ये बाद के कई सालों तक ये कह सकते हैं कि जो सामंतवाद के खिलाफ लोग थे उन पर जो है ये कोट, इनका जो ये कोटेशन है वो भारी पड़ती है। क्योंकि देखिए जब ये टिहरी जेल में थे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इन्हें टिहरी जेल में डाला गया तो इन्होंने एक बात बोली थी, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। इनकी प्रसिद्ध रचना है जो सामंतवाद के खिलाफ बाद में बहुत वर्षों तक चलती रही। देखिए 1942 जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, अगस्त क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं, अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के समय कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही बिगुल बजाया, वैसे ही सिरदेव सुमन और अन्य जो लोक परिषद के लोग थे, इन्होंने एक तरीके से एक नारा शुरू कर दिया। वो नारा था, सार्वभौमिक सत्ता से नाता तोड़ो,
सार्वभौमिक सत्ता से नाता तोड़ो, प्रजा से नाता जोड़ो। ये बेसिकली रियासतों के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन का भी शुभारंभ हो गया और इनकी शुभारंभ में देखिए, क्योंकि 8 अगस्त 9 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो 29 अगस्त 1942 को जो है सिरदेव सुमन और अपने साथियों के साथ टिहरी की ओर कूच कर रहे थे और देवप्रयाग से जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से जो है मुनि की रेती, फिर देहरादून, फिर आगरा जेलों में डाला गया। सबसे पहले मुनि की रेती जेल में डाला गया, फिर देहरादून जेल लाया गया, फिर आगरा जेल में रखा गया और 15 महीने तक इन्हें नज़रबंद किया गया। फाइनली 19 नवंबर 1943 को आगरा जेल से रिहा कर दिए गए और फिर 27 दिसंबर 1943 को उन्होंने तुरंत जो है टिहरी के लिए दूसरा प्रयास शुरू कर दिया। 19 नवंबर 1943 को जैसे ही आगरा जेल से निकले थे, अपनी माँ से मिलने गए, अपने मूल गांव में गए, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए क्या किया, 27 दिसंबर 1943, देखिए नवंबर 19 में आए थे, अगले ही महीने जो है जेल से निकलते ही इन्होंने अगले महीने ही टिहरी की तरफ प्रस्थान शुरू कर दिया और 1943 27 दिसंबर को टिहरी की ओर जा रहे थे। तब चंबाखाल में जो है इन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, 3 दिन चंबाखाल में रखा गया, फिर 30 दिसंबर 1943 को जो है इन्हें टिहरी जेल पहुँचा दिया गया और यह इनकी आखिरी जेल यात्रा साबित होती है। कैसे देख लीजिए, क्योंकि 30 दिसंबर 1943 से 25 जुलाई 1944 जब तक कि ये जेल में रहे, जब तक कि इनका निधन नहीं हो गया, 209 दिन इन्हें जो है टिहरी की उस नरकी जेल में रहना पड़ा और फाइनली देखिए क्या होता है। 29 फरवरी, बीच में इन्होंने 29 दिन का जो है क्या बोलते हैं एक उपवास रखा था। 29 फरवरी 1944 को इन्होंने 29 दिन का उपवास रखना शुरू किया। उसके बाद भी जो है टिहरी रियासत नहीं चेती, तो फाइनली इन्होंने 3 मई 1944 से ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू किया जो 25 जुलाई 1944 तक कुल 84 दिनों तक चलता रहा और फाइनली 25 जुलाई को जो है 84 दिनों के इस आमरण अनशन के बाद, भूख हड़ताल के बाद, एक तरीके से आमरण अनशन था इनका, मरने तक अनशन इनका था, तो आमरण अनशन में जो है इनका निधन हो गया। और ये याद करने वाला तथ्य है कि 25 जुलाई को स्मृति इन्हीं की जो है मृत्यु पे, इन्हीं की स्मृति में जो है राज्य में वृक्षारोपण दिवस के रूप में हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। बात करें देखिए इनके निधन की, तो इनके निधन में पट्टाभी सितार मैया जो कि प्रखर गांधीवादी और गांधी जी के शिष्य थे, इन्होंने एक कथन कहा था जो कथन पूछा जाने योग्य है, ये कि युवा सुमन उन फूलों में से एक हैं जो बिना खिले मुरझा जाने के लिए पैदा होते हैं लेकिन अपने पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाते हैं। ये पट्टाभी सितार मैया का जो है कथन था। अब देखिए थोड़ा सा और फैक्ट हम लोग इन पे रखते हैं, सुमन पे रखते हैं, उसके बाद मैं चलूँगा टिहरी रियासत के जन विद्रोह और प्रजामंडल पे। बात करें देखिए भक्त दर्शन ने इन पर सुमन स्मृति ग्रंथ नामक रचना लिखी है। दिल्ली में जो है श्रीदेव सुमन के नाम पर सुमन मार्ग का जो है किसी सड़क का नामकरण भी किया गया है। श्रीदेव सुमन की जब का जो निधन हुआ था ना, उसमें 2 अलग अलग जो है जांच समितियों का गठन किया था। एक जांच समिति थी जो प्रजामंडल या लोक परिषद की तरफ से गठित हुई थी, जिसकी कमेटी के अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे। इस कमेटी को ही बद्रीदत्त पांडे कमेटी कहते हैं। और दूसरा टिहरी रियासत की तरफ से कमेटी का गठन किया गया या एक विशेष मजिस्ट्रेट बिठा करके जो है जांच की गई, जिसकी अध्यक्षता करी थी सुरेंद्र दत्त नौटियाल ने। बात करें बद्रीदत्त पांडे कमेटी, तो इन्होंने कहा कि इनकी मृत्यु के जिम्मेदार कौन थे, टिहरी रियासत। और सुरेंद्र दत्त नौटियाल जी की जो कमेटी जो थी, जो विशेष मजिस्ट्रेट जाँच के लिए बनाई गई थी, इन्होंने इनकी मृत्यु का कारण क्या बताया, निमोनिया। कारण हम आप सभी लोगों को पता है कि क्या कारण था इनकी मौत का, ये तो खैर कहने का मुद्दा ही नहीं है। वीडियो बहुत छोटी बनाने की कोशिश करूंगा मैं कि अल्प समय में हम लोग ख़त्म करें और फैक्ट आप लोगों को बहुत सारे नए मिलें, और उसी में मैं जो है इसे क्लोज करूंगा। बात करें देखिए थोड़ा सा आगे जा कर के टिहरी रियासत और जन विद्रोह की, श्रीदेव सुमन का चैप्टर क्लोज। मैं यहाँ पर दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्या बोलते हैं, परिपूर्णानंद पैन्युली, उनका नाम मैं लूँगा नहीं, उनको हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। परिपूर्णानंद के पैन्युली जो है बाद में रामेश्वर शर्मा के नाम से जेल से भाग गए थे, फिर दिल्ली गए, वहाँ आंदोलन किया वगैरह वगैरह, ये हम लोग बाद में चर्चा फिर किसी और सेशन में चर्चा करेंगे। आज मेरा उद्देश्य केवल प्रजामंडल और टिहरी रियासत में जो संविधान सभा का गठन था उस तक आप लोगों को पहुँचाना है। तो देखिए टिहरी रियासत, जन विद्रोह और प्रजामंडल की हम बात करें तो सबसे पहले टिहरी रियासत में, वैसे तो जन विद्रोह का दौर पूरा का पूरा हम लोग कहते हैं किनके समय को, नरेंद्र शाह के समय को कहते हैं, पर यहाँ जो जन विद्रोह शुरू हुआ है, बाद के वर्षों में जन विद्रोह जो शुरू हुआ है, उस जन विद्रोह के जनक जो हैं वो हैं दौलत राम कुकसाल। दादा दौलत राम कुकसाल पैसे से तो ऐसे एक टीचर थे,
ये टीचिंग करने के बाद रिटायर्ड टीचर हुआ करते थे, और जब ये वापस अपने मूल पट्टी में या गांव गए तो वहाँ इन्होंने देखा कि उस समय कड़ाकोट में सूखा पड़ा हुआ था, फिर भी कृषकों से जो नजराना और भू व्यवस्था थी वो बड़े ही एक तरीके से अन्यायपूर्ण तरीके से जो है वसूल किए जा रहे थे। तो इन्होंने इसके खिलाफ अनशन शुरू कर दिया। एक वृद्ध व्यक्ति हैं, देखिए उन्होंने जो है ये एक आंदोलन, एक अभियान शुरू कर दिया, और 21 जुलाई 1946 को ये नरेंद्र नगर पहुँचे, और नरेंद्र नगर में जब ये पहुँचे तो नरेंद्र नगर में इन्हें गिरफ्तार कर टिहरी जेल भेज दिया गया। और दादा दौलत राम जो कि इतना बड़ा नाम उस समय हो चुके थे, अधिकतर लोग तो ये इनके सरनेम कुकसाल या दौलत राम को भी नहीं जानते, केवल दादा कह के जो है लोग जानते थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, दादा कहा जाना लाजमी भी था। और जैसे ही देखिए इनकी गिरफ्तारी होती है तो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं लक्ष्मण सिंह बिष्ट, उनके नेतृत्व में जो है टिहरी की तरफ आंदोलनकारियों ने कूच कर दिया और यह मांग रखनी शुरू कर दी कि दादा को रिहा किया जाए। तो हुआ भी यही, और आंदोलनकारियों ने कूच किया, और 4 अगस्त 1946 को जो है उन्होंने टिहरी रियासत में प्रवेश किया, टिहरी नगर में प्रवेश किया। तब तक टिहरी नरेश को जो सूचना मिल चुकी थी, और उन्होंने टिहरी में धारा 144 जो है संचालित कर दी थी, और 144 के तहत उनको फिर क्या बोलते हैं लक्ष्मण सिंह बिष्ट और उनके सहयोगियों को करीब 29 लोगों को फिर गिरफ्तार किया गया। और इन्होंने जिस जगह पर इन गिरफ्तार कैदियों को रखा था वहीं प्रजामंडल के अन्य कैदी भी शामिल थे। अब इनमें देख लीजिए 3 लोगों का नाम बहुत ज़्यादा फेमस होगा। अभी परिपूर्णानंद पैनुली मैं कह चुका, उसको हम नहीं पढ़ेंगे अभी, उनको हम बाद में लेकर के चलेंगे। दादा दौलत राम और नागेंद्र दत्त की तरफ हम लोग ज़्यादा जाने वाले हैं। तो बात करें, देखिए 21 फरवरी 1947 को टिहरी रियासत के राजकुमार का जब नामकरण हुआ तो इस दिन सभी कैदियों को जो है रिहा कर दिया गया। कुछों को जमानत दी गई, कुछों को कुछ तरीके से। तो जब रिहा कर दिया गया तो हुआ क्या, आप देखिए 21 फरवरी 1947 को रिहा कर दिया गया, और यहाँ मई में जा कर के मई 26-27 1947 को जो है टिहरी में प्रजामंडल ने अपना पहला खुला अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें दादा दौलत राम भी शामिल हुए। दादा दौलत राम का नाम बहुत बड़ा हो चुका था अब तक ना, तो ये लोग भी शामिल हुए, और टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो है खुला अधिवेशन था, उसमें चर्चाओं का दौर चल रहा था, और इस चर्चा में बहुत सारे निर्णय लिए भी गए टिहरी प्रजामंडल के द्वारा, पर ये केवल एक तरीके से आंदोलनकारियों के नाम तक ही सीमित ये रह गए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद भी हो गया, और इनको उम्मीद थी कि शायद कुछ परिवर्तन आएगा, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं आया। तो अंत में इन्होंने खुद ही निर्णय लिया, और 15 दिसंबर 1947 को टिहरी के जितने मुआफीदार थे, टैक्स देने वाले लोगों ने स्वयं को जो है टिहरी रियासत से अलग करके एक आज़ाद पंचायत का गठन कर दिया, और अपने आप को बोला कि हम आज़ाद पंचायत के अधीन हैं, राजा के अधीन नहीं हैं। और इसी बीच जो है आप लोगों ने वन आंदोलन में पढ़ा होगा, कड़ाकोट और बडियारगढ़ में जो है इन पट्टियों में आंदोलन की शुरुआत हुई। ये बेसिकली वन आंदोलन तो थे, पर ये भी एक तरीके से बहुत ऊपर तक इनकी गूंज सुनाई दी। और 9 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में ये आंदोलनकारी जो है कीर्तिनगर पहुँचे। 10 जनवरी को नागेंद्र सकलानी ने जो है टिहरी के इमारतों में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराना शुरू कर दिया, वो फहरा दिया। 11 जनवरी को जो है इनके बीच आज़ाद पंचायत और क्या बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर और पुलिस सुपरिटेंडेंट जो थे, एसपी जो थे उस समय, उनके बीच भिड़ंत हुई, और इस भिड़ंत में जो है नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी जी का निधन हो गया। ये दोनों यहाँ शहीद हो गए। इन दोनों के शहीद होते ही जनता बहुत ज़्यादा जो है विदक गई। 11 जनवरी को ये घटनाक्रम घटित हुआ, तो ये लोगों ने 12 जनवरी को टिहरी की ओर कूच करना शुरू कर दिया। 12 जनवरी को ये टिहरी की तरफ बढ़ गए, और 12, 13, 14 जनवरी में ये हुआ कि हमें जो है इन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें केवल जो है नरेंद्र शाह से बात करनी है। टिहरी में उस समय राजा कौन थे, टिहरी में जो राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह राजा थे, वो अनुभवहीन और युवा जो है राजकुमार थे बेसिकली, और क्या बोलते हैं लोगों की इच्छा थी आंदोलनकारियों की, क्योंकि अधिकतर गलत जो निर्णय हम लोग सुनते हैं वो नरेंद्र शाह के समय हुए हैं, तो वो नरेंद्र शाह से बात करना चाह रहे थे। और जब नरेंद्र शाह की बात करने पर ज़्यादा बल दिया गया, नरेंद्र शाह जो है उस समय नरेंद्र नगर में रुके हुए थे, तो वो 14 जनवरी 1948 को उन्होंने जो है टिहरी रियासत में प्रवेश करने के लिए वो आ गए। आंदोलनकारियों ने उन्हें टिहरी रियासत में जाने या टिहरी नगर में ही नहीं घुसने दिया। जब टिहरी नगर में नहीं घुसने दिया तो इन घटनाओं की खबर जैसे ही भारत सरकार को लगती है
क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया था 47 में, ये जनवरी 48 में पहुंच गए हैं। जैसे ही भारत सरकार को लगती है, उन्होंने 15 जनवरी 1948 को टिहरी का प्रशासन संभालने के लिए उत्तर प्रदेश को आदेश कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 28 जनवरी 1948 को एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे ज्योति प्रसाद, उन्हें टिहरी का प्रशासक नियुक्त कर दिया। और ये क्वेश्चन कभी आएगा अभी तो याद रखिएगा, टिहरी का पहला जो प्रशासक नियुक्त किया गया था वो कौन था? वो था आपका कौन? ज्योति प्रसाद, एक रिटायर्ड जो है ब्यूरोक्रेट, सेवानिवृत्त नौकरशाही हुआ करते थे। अब बात करें, देखिए जब इतना क्या बोलते हैं, एक तरीके से होच पोच वाली स्थिति यहाँ हो रही थी, 28 जनवरी 1948 को ये घटनाक्रम हुआ, तो अचानक प्रजामंडल और टिहरी के राजा के बीच एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, और ये संधि हुई थी 29 जनवरी 1948 को। इस संधि में ये कहा गया, इसमें देखिए टिहरी प्रजामंडल के 5 मंत्री लोग जो है शामिल किए गए थे, और इसमें ये बात हुई कि हम जो है टिहरी रियासत के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और जिस तरीके से ब्रिटेन में जो है रबड़ स्टैम्प की भती राजा काम करता है, आप यहाँ काम करते रहिए और हम अपना काम करते रहेंगे प्रजातांत्रिक तौर पर। तो 15 फरवरी 1948 को देखिए जैसे ही ये सारी घटनाक्रम हुई, क्या बोलते हैं, संविधान सभा के गठन की बात हुई, तो टिहरी के राजा के जो मुख्यमंत्री थे उनसे वहाँ के मुख्यमंत्री का पद छुड़ा करके या छोड़ करके क्या बोलते हैं, ज्योति प्रसाद जो टिहरी के प्रशासक नियुक्त हुए थे, उन्हें 15 फरवरी 1948 को यूपी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टिहरी का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। उन्हें प्रशासक से अब मुख्यमंत्री टिहरी राज्य का बना दिया गया। और अगस्त सितंबर 1948 को जो है टिहरी में संविधान सभा के चुनाव कराए गए, और कुल 31 सीटें इस संविधान सभा में थी। 31 सीटों में चुनाव हुआ, जिसमें 25 सीटें तो जीती प्रजामंडल। अब आप लोग एक चीज़ और देखिए, कहीं पर आप लोग 24 सीटें भी पढ़ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 सीटें इसलिए क्योंकि 25 सीटें मैं ओवरऑल लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि एक सदस्य ने जो है बाद में लोक परिषद से यहाँ प्रजामंडल में शामिल हो गया था, दल बदल लिया था कहने का मतलब। तो इसलिए 25 सीटें जो है जीतने का हम बोल सकते हैं, प्रजामंडल ने 25 सीटें जीती। लोक परिषद, देखिए मैंने ऊपर भी बोला था कि लोक परिषद और प्रजामंडल वैसे तो एक जैसे नाम है, पर यहाँ लोक परिषद जो है टिहरी रियासत में वो राजा समर्थित लोगों का राजनीतिक दल था लोक परिषद। उसने 5 सीटें जीती, और एक जो है स्वतंत्र व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य नियुक्त हुआ। 31 लोगों की संविधान सभा ने 49 टोटल बैठकें की, जो मैं नीचे लिखा हूँ, नीचे दिखाएंगे। इन्होंने जो है 11 विधेयक पास करे 1949 में, जैसे टिहरी गढ़वाल राज्य छूट संशोधन बिल 1949, टिहरी गढ़वाल राज्य कन्या तथा स्त्री शुल्क निषेध बिल 1949। इस तरीके से ये करीब आपका 11 बिल, करीब नहीं बल्कि एग्जैक्टली 11 बिलों को जो है टिहरी रियासत में इम्प्लांट किया गया या उनको लागू किया गया। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने एक तस्वीर भी इनकी डाली हुई है। टिहरी प्रजामंडल के अग्रिम नेतागण दाएं से चल रहे हैं, दाएं से बुद्धि बल्लभ सागर, रामचंद्र उनियाल, श्रीलाल थपलियाल, तिरपन सिंह नेगी, सुंदरलाल बहुगुणा, श्री चौहान, दादा दौलत राम रवाल्टा, पुरुषोत्तम दत्त रतूड़ी, सरदार गुरुदयाल सिंह, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। खैर छोड़िए, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये है कि जो ये संविधान सभा बनी थी ना, इस संविधान सभा में के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे पुरुषोत्तम दत्त रतूड़ी को। संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया शंकर दत्त डोभाल को, और विपक्ष के नेता बनाए गए किसको, खेमराज बहुगुणा को। अब ये पूरा का पूरा संविधान सभा थी। ये कुल 49 बैठकें हुई मैंने बोला, और 49 बैठकों में ऊपर आप लोग पढ़ चुके 11 बिल जो है इनके द्वारा पारित किए गए। और जब ये संविधान सभा का गठन हो ही रहा था, तो हमारे यहाँ एक तरीके से ये बात थोड़ा सा लीक से हट करके मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ जो जनरली किताबों में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो ये कि हमारे यहाँ अब एक बात ये ज़्यादा प्रबल होने लगी कि संविधान सभा तो हम बना रहे हैं, संविधान तो हम टिहरी रियासत का बना रहे हैं, पर क्या हमें भारत में नहीं शामिल हो जाना चाहिए? तो प्रजामंडल में ही जो है आपस में फूट पड़ गई, और उस फूट का नतीजा क्या हुआ आप लोग देखिए। उस फूट का नतीजा ये हुआ, क्योंकि देखिए प्रजामंडल बेसिकली कांग्रेस के लिए काम कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए जो है हम कह सकते हैं काम कर रही थी। तो यहाँ के नेताओं पे प्रजामंडल पे फूट पड़ी, और आधे लोग इस बात पर सहमत होने लगे कि हम जो है हिमाचल के साथ जाएंगे, आधे लोग इस बात पर सहमत होने लगे कि हम यूपी के साथ जाएंगे। अब हिमाचल और यूपी के साथ किसके साथ जाएं, यही जो है पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा था। कि इसी बीच क्या हुआ, टिहरी के राजा को किसी ने ये बोला कि महाराज देखिए क्या बोलते हैं, हिमाचल में तो जो परमार राजा
है, आप ही के भाई बंधुओं में शामिल होते हैं या आप ही के समान मतलब पदस्थ होते हैं, तो वो आपका पहले से ही वहाँ की राजनीति में सक्रिय है। अगर आप हिमाचल में शामिल होगे तो आपको उनके अधीन रहना पड़ेगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में शामिल होते हो तो आपको लाभ मिलेगा, आपका सम्मान बरकरार रहेगा। और साथ ही साथ उस समय देखिए राष्ट्रीय राजनीति में हमारे क्षेत्र से गोविंद वल्लभ पंत का भी बड़ा रोल था। तो गोविंद वल्लभ पंत के रोल के चलते क्या किया गया, टिहरी रियासत को यूपी में शामिल करने के लिए आनन फानन में राजा ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। कब? 18 मई 1949 को इन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में शामिल हो रहे हैं और इसने हस्ताक्षर कर दिया 18 मई 1949 को। राजा ने हस्ताक्षर कर दिए। अब यहाँ संविधान सभा को लेकर बड़ी बहस होती है कि अब हमारी तरफ से संविधान सभा में कौन जाएगा। तो हिमाचल और उत्तर प्रदेश की तरफ से हिमाचल और टिहरी की तरफ से जो संविधान सभा का मेंबर बनाया गया वो था ठाकुर कृष्णा सिंह रौतेला। बेसिकली ठाकुर किशन सिंह रौतेला भी इसे कहते हैं। ठाकुर किशन सिंह रौतेला बेसिकली धनारी गांव उत्तरकाशी के रौतेला है। धनारी के रौतेला बेसिकली टिहरी रियासत के जो है टिहरी रियासत के वंशजों में आते हैं। तो ये जो है यहाँ से जो है क्या बनाए गए, संविधान सभा के मेंबर बनाए गए। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है हमारे बिपिन सिंह रावत जी, जनरल बिपिन सिंह रावत, उनके सगे नाना थे कौन? ठाकुर किशन सिंह, जो संविधान सभा के मेंबर बने। अब संविधान सभा के मेंबर के तौर पर ये बनाए गए और 1 अगस्त 1949 को फाइनली टिहरी उत्तर प्रदेश के 50वें राज्य के तौर पर शामिल हो गया। ये था आप लोगों का टिहरी रियासत के एक छोटा सा टिहरी रियासत किस तरीके से समाप्त हुआ या टिहरी रियासत को किस तरीके से यूपी में शामिल किया गया, किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ वगैरह वगैरह, ये आप लोगों का पूरा मुद्दा था। आज के लिए मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो अन्य लोगों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब आप लोग करिए और जो है कमेंट और ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे आप लोगों को नई वीडियोज़ के माध्यम से अपग्रेड करते रहूं। और एक और चीज़ कि आप लोग प्लीज़ बताएं कि कौन सा टॉपिक आप लोग लेना चाह रहे हैं, रैंडम टॉपिक। अभी ज्योग्राफी उत्तराखंड का भूगोल तो चल ही रहा है, कल मैं आ नहीं पाया था आप लोगों के बीच, वो अलग मुद्दा है। पर आप लोग कौन सा ऐसा टॉपिक है, किस चीज़ को आप लोग सबसे पहले लेना चाह रहे हो, जो रैंडम टॉपिक के तौर पर कभी भी जिस दिन मुझे समय मिलता है मैं रैंडम टॉपिक पे आ जाता हूँ। आज तो मैंने सूचना भी दी थी, कभी कभी मैं बिना सूचना के भी आ जाता हूँ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई इस तरीके का वो नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि मैं आप लोगों से अधिक लोगों से जुड़ा रहूं, बल्कि मेरी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक लोग आप लोग सीख सकें और सही जानकारी ले सकें। यही मेरा जो है ध्येय है। आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई आप लोग सुझाव देना चाह रहे हैं तो ये सामने कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्लॉग, ईमेल, जिसमें आप लोग चाहें आप लोग जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या इसी के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी सिर्फ उन लोगों को नहीं लगेगी जिनको यहाँ से आगे जा कर के डेटा निकाल करके पढ़ाना है ना। डेटा निकाल के पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आप लोगों की पहल होती है। अन्य जगहों पे आपसे बहुत और लोग भी जुड़े रहते हैं, पर मुझे बस ये है कि आप लोग डेमोरलाइज करने की बजाय जो है सकारात्मक रिव्यू दें, जिससे मैं सुधार कर सकूं। आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू।